आज हम लोग फासिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फासिज्म को हिंदी में बोला जाता है अति दक्षिणपंथी और फासीवादी। तो फासिज्म बेसिकली क्या होता है? तो ये एक फार राइट अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है that places the nation above the individual, led by a dictator who forcibly suppresses opposition and controls all aspects of life. अगर हम लोग फासिज्म को वैसे समझें तो ये एक फार राइट अथॉरिटेरियन एंड अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है एंड मास मूवमेंट कहा जा सकता है। जब भी हम लोग फासिज्म की बात करेंगे तो फासिज्म में दो लोगों का नाम जरूर आएगा, एक बेनिटो मुसोलिनी एंड एक एडोल्फ हिटलर। तो जो पहले यूरोप, जब हम लोग फासिज्म की बात करते हैं तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गया, एक मास मूवमेंट हो गया जिसने डोमिनेट करा सेंट्रल, साउथर्न एंड ईस्टर्न यूरोप को 1919 से 1945 के बीच में। और वी कैन से फासिज्म इज अ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जब हम लोग फासिज्म की बात करते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि ये डेराइव किया गया है वर्ड, लैटिन वर्ड से फासिस, जो कि जिसका मतलब है बंडल ऑफ रॉड्स, जिसका ये अर्थ निकाला गया कि पावर लाइज इन यूनिटी। जो यूरोप के जो पहले फासिस्ट लीडर हुए जैसे कि बेनिटो मुसोलिनी, उसने अपनी पार्टी का जो नाम है वो भी लैटिन वर्ड फासिस्ट से लिया, जिसमें बंडल ऑफ रॉड्स जिसका मतलब है, एंड इट इज अ सिंबल ऑफ पीनल अथॉरिटी इन एंशिएंट रोम। फिर हम लोग आते हैं नेशनल फासिज्म पर। तो जब हम लोग नेशनल फासिज्म की बात करते हैं तो नेशनल फासिस्ट पार्टी, पार्टिटो नेशनल फसीता इन इटली, लेड बाय बेनिटो मुसोलिनी, एंड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड नेशनल सोशलिस्टिक डीटिश आर्बेरितो पार्टी। मैं इसे सही से नहीं बोल पाया, और इसे नाजी पार्टी भी बोला जाता है, लेड बाय एडोल्फ हिटलर एंड रिप्रेजेंटिंग हिज नेशनल सोशलिज्म मूवमेंट। बाद में हम समझेंगे कि मुसोलिनी और हिटलर के फासिज्म में फर्क था, और वो क्या फर्क था वो हम बाद में समझते। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि ये एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये लैटिन वर्ड से निकाला गया है, ये भी हम लोगों ने समझा। लेकिन जो मुसोलिनी थे उनका एक ये भी कहना और बिलीव रहता था कि एक्शन में ज्यादा बिलीव रखते थे बातों से। तो इनमें एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट, जैसा कि हम लोगों ने शब्द समझा था इसकी परिभाषा में, वो क्या है? तो फासिस्ट हमेशा अल्ट्रा नेशनलिस्ट होंगे, यानी अति राष्ट्रवादी, जिसका मतलब ये था कि मुसोलिनी का ये कहना था अल्ट्रा नेशनलिस्ट से कि व्हेन आई से नेशन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर अंडरस्टूड। ही आल्सो सेड दैट देयर इज नथिंग आउट ऑफ स्टेट एंड नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, because nation has its own greatest personality। तो ये इनका कहना था कि स्टेट, जब मैं नेशन कहूं तो बाकी सारी चीजें खुद समझ लेना। तो अकॉर्डिंग टू मैकगवर्न, यहाँ 4 बेसिक फीचर्स होते हैं फासिज्म में, और इन्होंने एक क्लासिकल बुक भी लिखी है, फ्रॉम लूथर टू हिटलर। हम लोग इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं। तो जो फीचर्स हैं वो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को समझते हैं, जब फासिस्ट मानते हैं और डिस्क्राइब करते हैं स्टेट यानी राष्ट्र को एक भगवान की तरह, लाइक अ गॉड। तो फासिस्ट के जो
विचार होते हैं यानी थॉट्स होते हैं वो आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी ज्यादा होते हैं। ये कहते हैं कि जो लोग हैं, जो राष्ट्र के जो लोग हैं यानी देश के जो लोग हैं, वो हमेशा बलिदान देने के लिए अपनी जिंदगी को तैयार रहने चाहिए राष्ट्र के नाम, और रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ ऑन द नेम ऑफ स्टेट। इसके अलावा या इससे ज्यादा, इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल को हमेशा भरोसा रखना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए और लड़ना चाहिए राष्ट्र के लिए, क्योंकि स्टेट की खुद की एक पर्सनैलिटी है एंड इट इज लाइक एन ऑर्गन। स्टेट इज नॉट अ मशीन, इट इज नाइदर रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर इनका एक ये भी मानना होता है फासिस्ट का कि पावर एंड ग्लोरी ऑफ स्टेट, यानी शक्ति और वैभव राष्ट्र का ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता और अधिकार से राष्ट्र के। फिर ये दूसरे बेसिक फीचर्स पर आते हैं जो कि है सोशल डार्विनिज्म। अब डार्विन की हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं एवोल्यूशन में जिसमें कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ इनका ये प्रिंसिपल इसमें भी काम करता है, तो इसे कहा जाता है सोशल डार्विनिज्म। इनका ये प्रिंसिपल था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर द नेशन, मतलब वही नेशन जीवित रहेगा, वही राष्ट्र जीवित रहेगा जो फिट होगा। तो अगर जो लोगों का जो ड्रीम है, जो सपना है शांति का, वो एक कायरता है। हिटलर लेवेनस्ट्रॉम पर शब्द पर भी बिलीव करते थे। इसका क्या मतलब है? जिसका लेवेनस्ट्रॉम का मतलब हो गया रहने की जगह। तो इनका ये मानना था कि जो एक्सपेंशन ऑफ स्टेट इज इनएविटेबल, यानी अनिवार्य है रहने की जगह को बढ़ाना। तो लेवेनस्ट्रॉम जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है लिविंग स्पेस, रहने की जगह। वहीं मुसोलिनी का एक ये भी कहना था कि वॉर इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू वुमेन, मतलब युद्ध आदमी के लिए मातृत्व की तरह है जैसा फीमेल के लिए। फासिस्ट हमेशा लॉयल्टी का यहाँ क्या मतलब है? राजभक्ति, ड्यूटी, कर्तव्य, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता एंड सेल्फ सैक्रिफाइस, हमेशा अपने आप को बलिदान करने के लिए। बिकॉज लाइफ इज एन अनएंडिंग स्ट्रगल, देयरफॉर पावर ऑफ स्टेट इज अ गारंटी सर्वाइवल ऑफ स्टेट। मतलब जितनी ज्यादा राष्ट्र की ताकत होगी, शक्ति होगी, उतना ही ज्यादा गारंटी होगी कि सरवाइव कर पाएगा हमारा देश, राष्ट्र। अब हम लोग इनके थर्ड बेसिक फीचर पर आते हैं जो कि एंटी रेशनलिज्म है। फॉर फासिस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर गाइडेड बाय इंट्यूशन रेदर देन बाय रीजन, मतलब अंतर्ज्ञान पर चलना है आदमी को, रीजन कारण पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। फासिस्ट से दैट विल टू पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीजन, कारण जानने से अच्छा है कि आप शक्ति की इच्छा पर फोकस रहे। मतलब यह है कि फंडामेंटल ड्राइव इन ऑल लिविंग थिंग्स टू ओवरकम, ग्रो एंड अचीव सेल्फ मास्टरी। मुसोलिनी गिव द स्लोगन, मुसोलिनी ने एक स्लोगन दिया, रीडिस्कवरिंग ऑफ गोल्डन पास्ट ऑफ इटली, दे प्रोपाउंडेड पॉलिटिकल मिथ। प्रोपाउंडेड का यह मतलब हो गया स्थापित किया पॉलिटिकल मिथ को, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच थिंकर जॉर्ज सोरेन। हिटलर सेड दैट, हिटलर का ये मानना था कि आयरन रेस इज द प्यूरेस्ट इन द वर्ल्ड, जो उनकी प्रजाति है, आर्यन प्रजाति है, वो प्यूरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। हिटलर ने क्लासिफाई भी करा रेसेस को, प्रजातियों को, 3 भागों में। जर्मनी में पहला था क्रिएटर ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता का को बनाने वाला, जो कि इनके अकॉर्डिंग आर्यन रेस रही। फिर था करियर ऑफ सिविलाइजेशन, एंड द थर्ड इज द रेस विच डिस्ट्रॉयज द सिविलाइजेशन, ऐसी रेस जो सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है, यानी सभ्यता को खराब कर रही है, जो कि इनके अकॉर्डिंग ज्यूज यानी यहूदी हुए। फोर्थ बेसिक फीचर जो इनके अकॉर्डिंग हुआ वो था ट्रेडिशनलिज्म। हिटलर said that industrialization and urbanization creates selfish, egoistic individual. Hitler gave slogan of blood and soil.
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो था उससे एक इगोइस्टिक सेल्फिश लोग बने, तो इन्होंने एक स्लोगन दिया जो कि था ब्लड एंड सॉइल, जिसमें एक कहा जा सकता है कि एक राष्ट्रवादी नारा है जो कि नाजी जर्मनी के एक नस्लीय रूप से परिभाषित राष्ट्रीय निकाय रक्त के आदर्श को व्यक्त करता है। एक बस्ती क्षेत्र मिट्टी से जुड़ा है। तो ये भी कहा जाता है कि फासिस्ट आइडियोलॉजी जो हुई वो रिवाइवलिस्ट थी, यानी पुनर्जागरणवादी थी, विच पोर्ट्रेड अ मिथिकल पास्ट, जो अपने पास्ट यानी पहले जो हुआ है अपनी हिस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड करते थे, बहुत ज्यादा मिथकली ग्लोरीफाइड करते थे। बट ये भी कहा जाता है कि जो फासिस्ट आइडियोलॉजी है वो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी नहीं है, जैसा कि लिबरलिज्म और सोशलिज्म एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी में आगे बढ़ने का प्रयास रहता है। ये लोग जबकि अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, पास्ट को मिथिकल कली तौर पर ग्लोरीफाई करना, ये सब होता है। हिटलर, कई बार हम लोगों ने देखा कि हिटलर एक नया रिलीजन बनाने में बिलीव रखते थे, जो हमेशा शक्ति और संघर्ष को जीवन का सार मानता होगा, जबकि प्यार और फ्रेटर्निटी के बजाय फासिस्ट लीडर ने हमेशा रिजेक्ट किया है लिबरलिज्म को, यानी उदारवादता को, साम्यवाद, कम्युनिज्म को, शांति को, और इंटरनेशनलिज्म यानी अंतरराष्ट्रीयवाद को हमेशा रिजेक्ट किया है। और उन्होंने अपने आप को कई बार एक अलग तरीके के लीडर में भी स्टाइल किया, जैसे कि म्यूसोलिनी प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी ड्यूस। यहाँ ड्यूस का मतलब हो गया एक नेता और शासक, जबकि हिटलर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज फुहुरर। फुहुरर का मतलब एक तरीके से तानाशाह और अधिनायक। अब हम लोग समझते हैं टोटलिटेरियनिज्म को। फासिस्ट हमेशा से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रहे, हमेशा से क्रिटिसाइज करा प्रजातंत्र को एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द फंडामेंटल ऑफ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इटली एंड जर्मनी। They always believe in one party government and personality cult. अब यहाँ personality cult का मतलब क्या है? व्यक्ति पूजा। व्यक्ति पूजा में और वन पार्टी गवर्नमेंट में बिलीव रखते थे। तो हम लोग पर्सनैलिटी कल्ट को समझते हैं एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी करिश्माई नेता के प्रति अत्यधिक भक्ति होना और आदर्शीकरण होना उसका, जैसे कि कई बार अंधभक्त सुनने को मिलता है। तो मुसोलिनी ने टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट स्टेट के फॉर्म में बताया। तो उनके हिसाब से इटली को 22 कॉर्पोरेशंस में डिवाइड किया गया। तो इन्होंने इटली को कॉर्पोरेट स्टेट बनाया। कॉर्पोरेट स्टेट एक मिडिल पाथ होता है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और सोशलिज्म यानी समाजवाद के बीच का मिडिल पाथ है। तो कॉर्पोरेशंस बनाए गए, निगम, कॉर्पोरेशंस का मतलब हो गया निगम, 22 निगम में डिवाइड करा। कॉर्पोरेशंस को क्रिएट करा गया जो कि मैनेज करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। एंड ये जो कॉर्पोरेशंस हुए ये इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबरर्स से मिलकर बने हुए और ये they were bounded together in organic and spiritually unified whole, यानी संपूर्ण एकीकृत रहा। फिर आता है कि पार्लियामेंट में जो सांसद हो गया वो इलेक्ट नहीं करा जाता था, लोगों द्वारा इसका चुनाव नहीं होता था, बट ये अलग अलग कॉर्पोरेशंस का बना होता था। तो हिटलर ने प्रोपाउंड करा कंसेप्ट ऑफ नेशनलिस्ट सोशलिज्म। वहां तो कॉर्पोरेट स्टेट बनाया गया इटली में, जबकि जर्मनी में क्या हुआ, एडोल्फ हिटलर ने राष्ट्रवादी समाजवाद को बढ़ावा दिया, जहां हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल भी किया जाएगा और गाइडेंस में रखा जाएगा स्टेट की यानी देश की। रिलीजन, कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
एंड मीडिया ऑल आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ स्टेट। सबको स्टेट के कंट्रोल में रहे। अब हम लोग समझते हैं जो 14 करेक्टरिस्टिक्स हैं फासिज्म के। तो इसमें पहला क्या है, पावरफुल एंड कंटिन्यूइंग नेशनलिज्म, और वी कैन से पावरफुल एक्सक्लूजनरी, बहिष्कार करने वाला, पॉपुलिस्ट लोक लुभावन नेशनलिज्म, जो कि कह सकते हैं कि सेंटर्ड है कल्ट ऑफ रिडेम्पटिव इनफेलिएबल यानी अचूक लीडर पर, हु नेवर एडमिट्स इट्स मिस्टेक, जो अपनी कभी गलती में नहीं मानता, ऐसा अचूक लीडर पे सेंटर्ड होगी। तो हम लोग इसे समझते हैं, जैसे फासिस्ट रेजिम्स है वो हमेशा यूज करते हैं किसी पैट्रियोटिक मोटोस का, स्लोगन्स का, सिंबल्स का, सॉन्ग्स का, या फिर कुछ अदर चीजों का। तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा फ्लैग्स हमेशा देखने को मिलेंगे, फ्लैग्स सिंबल्स होंगे क्लॉथ्स पर, पब्लिक डिस्प्लेस पर बहुत ज्यादा इनका देखने को मिलेगा। फिर आता है डिस्डेन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब तिरस्कार करना ह्यूमन राइट्स के को, मानव अधिकार को। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमीज का फियर दिखाया जाता है, एंड ये शो किया जाता है कि हमें सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो लोग हैं फासिस्ट रेजिम में, उन्हें ह्यूमन राइट्स से दूर रखा जा सके, और इसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसा लोगों को फील कराया जाता है। और ये लोग ह्यूमन राइट जो मानव अधिकार है वो हमारे देश के लिए खतरा इस तरीके से दिखाया जाता है, बिकॉज इन फासिस्ट रेजिम ऑलवेज the state is the priority, not the individual. So the people tend to look the other way or even approve of torture. इससे क्या होता है कि जब मानव अधिकार का तिरस्कार हो गया तो टॉर्चर के लिए अप्रूवल मिल गया, समरी एग्जीक्यूशन के लिए, असैसिनेशन के लिए, और लॉन्ग इनकार्सरेशन ऑफ प्रिजनर्स, इन सब के लिए खुली छूट मिल जाती है। सुपरमेसी ऑफ द मिलिट्री, ये समझना है, मतलब मिलिट्री को बहुत ज्यादा सुपरमेसी होगी इवन व्हेन द बहुत ज्यादा जब दिक्कतें हैं डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी, मतलब अंदर गृह जो स्टेट है उसमें अंदर बहुत सारी दिक्कत होने के बाद भी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, जो मिलिट्री है उसे डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर, अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग एंड डोमेस्टिक एजेंडा को नेग्लेक्ट किया जाएगा। मिलिट्री को फंडिंग ज्यादा दी जाएगी, पावर ज्यादा दी जाएगी, सोल्जर्स एंड मिलिट्री सर्विस को ग्लैमराइज भी किया जाएगा। फिर आता है रैम्पेंट सेक्सिज्म, इसे के समझे तो ये भी कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लैंगिक मत भेदभाव, और हम लोग उसे समझे तो ऐसा होता है गवर्नमेंट हमेशा जो फासिस्ट नेशन की होगी वो मेल डोमिनेट ज्यादातर होगी, और वी कैन से मेल डोमिनेटेड, मेल जो ट्रेडिशनल जेंडर्स रोल होते हैं वो ज्यादा रिजिड हो जाएंगे। अपोजिशन टू एबॉर्शन, एबॉर्शन का अपोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड एंटी गे लेजिस्लेशन एंड नेशनल पॉलिसी। तो फिर आता है कंट्रोल्ड मास मीडिया और कंट्रोल ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा। समटाइम्स टू मीडिया इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कई बार डायरेक्टली कंट्रोल भी करा जा सकता है, बट इन अदर केसेस द मीडिया इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशन, और सिंपैथेटिक मीडिया स्पोक्स पीपल और spokesperson and executive censorship especially in wartime is very common. Obsession with national security, लोगों को ऑफसेट करने की कोशिश करी जाएगी नेशनल सिक्योरिटी से, देश की सिक्योरिटी से। तो फियर को यूज किया जाएगा मोटिवेशनल टूल के तरह बाय द गवर्नमेंट ओवर द मासेस, मतलब पब्लिक को फियर में रखा जाएगा कि देखो हमारे देश को बहुत ज्यादा खतरा है, और इससे लोग राष्ट्रवादी बनेंगे, मोटिवेशनल टूल की तरह यूज किया जाएगा। हमेशा है रिलीजन एंड गवर्नमेंट आर इंटरबाइंड, रिलीजन यानी जो धर्म है
और जो सरकार है वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ऐसा फासिस्ट नेचर में बहुत ज्यादा देखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट होगी फासिस्ट नेशन में, वो उस रिलीजन को अपने टूल की तरह यूज करेगी जो रिलीजन ज्यादा लोग फॉलो करते होंगे उस देश में, जिससे कि पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा सके और अपनी तरफ को रिलीजियस चीजों को यूज किया जाएगा, टर्मिनोलॉजी को यूज करा जाएगा गवर्नमेंट लीडर्स के द्वारा। इवन व्हेन द मेजर टेनेंट्स ऑफ द रिलीजन आर डायमेट्रिकली अपोज टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शन, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जो मेजॉरिटी रिलीजन हो वो अपोज भी कर रहा हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, बट वो यहाँ पब्लिक के ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करेंगे उस रिलीजन का, उस रिलीजन के टर्मिनोलॉजी का, स्लोगन्स का। फिर आता है कॉर्पोरेट पावर इज प्रोटेक्टेड एंड लेबर पावर इज सप्रेम। ये एक लाइन में भी समझ सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। इसका साफ साफ मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस एरिस्टोक्रेसी है फासिस्ट नेशन की, द वंस हु पुट द गवर्नमेंट लीडर्स इनटू पावर, जो फंडिंग करते हैं उस वन पार्टी को और जिन्होंने उस पार्टी के लीडर्स को या गवर्नमेंट के लीडर्स को पावर में लाने के लिए हेल्प करी है, वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेंगे बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल। एंड लेबर पावर बिकॉज द ऑर्गेनाइजिंग पावर ऑफ लेबर, ये भी माना गया है कि जब कई बार लेबर क्लास और जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो उनकी यूनिटी, उनका ऑर्गेनाइजेशन, ये एक खतरा रहता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट गिराने के लिए। तो गवर्नमेंट इन्हें सप्रेस करने की कोशिश करेगी, तो जो लेबर यूनियंस हैं वो या तो पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की किए जाएंगे या फिर सीवियरली सप्रेस किए जाएंगे। फिर आता है डिस्डेन फॉर इंटेलेक्चुअल्स एंड द आर्ट, मतलब इंटेलेक्चुअल्स का तिरस्कार किया जाएगा, आर्ट्स का तिरस्कार किया जाएगा। तो जो फासिस्ट नेशंस है tend to promote and tolerate open hostility for to higher education and academia. It is not uncommon for professors and other academics to be censored or even arrested. Free expressions in the art is openly attacked, and the government often refuses to fund the art. Obsession with crime and punishment. Under fascist regime, the police are given almost limitless power to enforce laws. The people are often willing to overlook police abuses and forego civil liberties in the name of patriotism. There is often a national police force with virtually unlimited power. मतलब पुलिस को अनलिमिटेड और लिमिटलेस पावर दे दी जाती है, जिससे कि लॉ को एनफोर्स किया जा सके, सप्रेस किया जा सके कुछ चीजों को। फिर एक चीज आती है रैम्पेंट क्रोनिज्म एंड करप्शन। अब हम क्रोनिज्म को हिंदी में समझे तो भाई भतीजावाद, और करप्शन को भ्रष्टाचार। तो फासिस्ट रेजिम में हमेशा कुछ ऐसे लोग अथॉरिटी में बैठाए जाएंगे, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जो गवर्नमेंट पोजीशंस पर जो उनके ही लोग हैं, योग्यता बेसिस को खत्म किया जाएगा। तो यहाँ एक चीज कही जाती है कि यहाँ एक चीज अगर हम लोग दूसरे तरीके से समझें तो यहाँ एक चीज ये कही जाती है कि लीडर की तारीफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन योर योग्यता। मतलब आपकी योग्यता से ज्यादा अगर आप लीडर को प्रेस कर रहे हो, लीडर के बारे में अच्छा बोल रहे हो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है कि आप किसी पोजीशन पर बैठ पाओ। तो यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम लोग एक और समझते हैं जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि है फ्रॉडुलेंट इलेक्शन, मतलब इलेक्शंस में बहुत ज्यादा फ्रॉड मिलेगा। भाई बहुत बार ऐसा होगा कि इलेक्शन फासिस्ट नेशंस में इज आर अ कंप्लीट शैम। समटाइम्स ये होगा कि कई बार स्मीयर कैंपेनिंग से और एसेसिनेशन करके अपोजिशन कैंडिडेट्स का लेजिस्लेशन कंट्रोल का यूज कर वोटिंग नंबर्स को मैनिपुलेट करना,
बहुत सारी चीजें मीडिया को मैनिपुलेट कर करना। तो फासिस्ट नेशन में ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि also typically use their judiciary to manipulate और कंट्रोल इलेक्शन। मतलब बहुत बार ऐसा देखा जाएगा कि इलेक्शन सिर्फ नाम के हैं, उन्हें कंट्रोल किया गया है। और बिकॉज फासिस्ट नेशन हमेशा बिलीव करते हैं वन पार्टी रूल में। और वन पार्टी रूल को लाने के लिए ये कई चीजें हैं, जिसमें एक फ्रेडुलेंट इलेक्शन एक कॉमन चीज है। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं वाइट रिप्लेसमेंट थ्योरी used to show that democratic ideals of freedom and equality are a threat. Oppose any initiatives and institutions that are racially, ethnically and religiously harmonious. मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट थ्योरी है, इसमें जो भी आपके स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक और समानता के लोकतांत्रिक आदर्श होंगे वो खतरे की तरह दिखाए जाएंगे और उनका तिरस्कार किया जाएगा। उनके स्टैच्यूज इंस्टीट्यूशंस का जो कि रिलीजियसली, एथनिकली और रेशियली हार्मोनियस होंगे उनका तिरस्कार किया जाएगा, उन्हें बंद करने की कोशिश करी जाएगी। अगर स्टैच्यू है उसे तोड़ने की कोशिश करी जाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमीज एंड स्केपगोट्स, बलि का बकरा और शत्रु को ढूंढना एज अ यूनिफाइंग कॉज, जिससे कि लोगों में यूनिटी बढ़े। इम्प्रिजन एंड मर्डर अपोजिशन एंड माइनॉरिटी ग्रुप लीडर्स इज एन एग्जांपल। मतलब माइनॉरिटी ग्रुप लीडर्स या अपोजिशन लीडर्स का एसेसिनेशन, इम्प्रिजन कर आप इन्हें स्केपगोट्स की तरह समझ सकते हैं एंड शत्रु यानी एनिमीज की तरह। इससे लोगों में यूनिटी बढ़ाने के लिए उस एक पार्टी, उस एक लीडर के प्रति लोगों को लॉयल बनाने के लिए ये इन चीजों का यूज किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं लिबरलिज्म और फासिज्म में कुछ फर्क और इनका क्या मानना था। तो लिबरल्स जो होते हैं उनका ये मानना है कि यहाँ कुछ सामाजिक और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण रहे जिससे फासिज्म की उत्पत्ति हुई, वो ओरिजिन हुआ। अगर हम लोग इनके बीच का डिफरेंस समझें तो जो लिबरलिज्म है वो फोकस करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कहता है कि जो डिग्निटी है एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की, वो प्राइमरी है। जबकि फासिज्म कहता है कि वर्शिपिंग ऑफ स्टेट इज प्राइमरी, मतलब राष्ट्र को एक भगवान की तरह मानो, उसकी पूजा करो। अगर हम लोग लिबरलिज्म की बात करें तो इनका कहना है, इनका मानना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटर है, जबकि फासिज्म का मानना है कि कॉर्पोरेट स्टेट, जैसा कि हम लोगों ने मुसोलिनी के तरफ देखा था, मुसोलिनी के फासिज्म में देखा था, जिन्होंने कॉर्पोरेशंस में डिवाइड कर दिया था, निगम में बांट दिया था। अगर हम लोग लिबरलिज्म पे देखें तो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अगर हम लोग फासिज्म में देखें तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। अगर हम लोग लिबरलिज्म की बात करें तो सोसाइटी इज कंप्राइज ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड स्टेट, जबकि फासिज्म में ये माना जाता है कि स्टेट इज ओनली एंड सुप्रीम एसोसिएशन, मतलब राष्ट्र को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। और इनके मानना यह भी है कि राष्ट्र ही एक और एक सुप्रीम एसोसिएशन है। फिर अगर हम लोग लिबरलिज्म की तरफ बात करें तो ये लोग थोड़े प्रोग्रेसिव होते हैं, इंक्रीमेंटल चेंज, हल्के हल्के बढ़ने की कोशिश और चेंज प्रोग्रेसिव। जबकि फासिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ बिलीव करते हैं लीडरशिप में और डिक्टेटरशिप में। लिबरलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट एंड डेमोक्रेसी आर इम्पोर्टेंट टूल फॉर चेंज, मतलब ये इनका मानना है कि बदलाव के लिए राष्ट्र और प्रजातंत्र दो टूल हैं। जबकि इनका फासिज्म का मानना यह है कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को हमेशा अपोज करेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी अपोज करेंगे। अब हम लोग कुछ फर्क समझते हैं मुसोलिनी और हिटलर के फासिज्म के बीच में। मुसोलिनी के फासिज्म में वर्शिपिंग ऑफ स्टेट में बिलीव रखते थे एंड हिटलर का फासिज्म जो है वो उसका ये था कि स्टेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्टेट इज प्रायोरिटी।
मुसोलिनी के फासिज्म में अल्ट्रा नेशनलिस्ट था। हिटलर के फासिज्म में रेसिज्म का ज्यादा वो था। मुसोलिनी के फासिज्म में रिवाइवल ऑफ पास्ट ग्लोरी ऑफ इटली, एंड हिटलर के फासिज्म में क्लेमिंग द सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन रेस, मतलब आर्यन रेस की सुपीरियरिटी के बेसिस पर हुआ। मुसोलिनी हमेशा बिलीव इन मॉडर्निज्म, जबकि हिटलर बिलीव इन पीजेंट आइडियोलॉजी। अगर हम लोग मुसोलिनी के फासिज्म की बात करें तो वहां कॉर्पोरेट स्टेट बना, जबकि हिटलर के फासिज्म में स्टेट सोशलिज्म और नेशनलिस्ट सोशलिज्म, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी समाजवाद। अगर हम लोग मुसोलिनी की बात करें तो ये कॉलोनियल एक्सपेंशन में बिलीव करते थे। हिटलर बिलीव्स इन एक्सपेंशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मुसोलिनी बिलीव्स इन आइडियलिज्म एंड हिटलर बिलीव इन सोशल डार्विनिज्म, जैसा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। थैंक यू।